नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम चैप्टर 14 प्रयास रिवीजन सीरीज जो लैब असिस्टेंट के लिए है उसका चैप्टर 14 जो है फिजिकल ज्योग्राफी वाला वो शुरू करने जा रहे हैं। और ये जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा क्लासेस है, ये हमारी इस बुक पे आधारित है। तो आप चाहे तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर 14। हमारे पास जो चैप्टर 14 है वो है महासागरीय तापमान, लवणता, ज्वार भाटा और धाराएं। हमें इसमें टोटल 4 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं महासागरीय जल का तापमान। अब इस जो तापमान है इसमें ना इन चारों टॉपिक्स को एक बार समराइज कर देते हैं। तापमान में हम क्या पढ़ेंगे कि जो समुद्र की सतह होती है ना, जो समुद्र का बेस होता है, जो ऊपरी सतह होती है, उसका तापमान कैसा है। जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे उसका तापमान कैसा होगा। सेम केस विथ लवणता या सैलिनिटी, यानी कि हम जैसे जैसे समुद्री परत पे या समुद्री परत के समुद्री सतह से नीचे नीचे जाएंगे तो हमें किस तरह की लवणता मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, कम मिलेगी, खारापन कैसा होगा। लवणता का मतलब क्या होता है, खारापन कैसा होगा। वही एक शब्द होता है ज्वार भाटा और धाराएं, है ना। ज्वार भाटा और धाराएं क्या होते हैं, ये होता है जब समुद्री प्रवाह होता है, जब समुद्री प्रवाह, अब इस समुद्री प्रवाह में उस समुद्री सतह का ऊपर नीचे होना, यानी पानी का ऊपर नीचे होना। वहीं प्रवाह का मतलब क्या हो गया, उस पानी का फ्लो होना। अगर ये दोनों गतिविधियां हो रही हैं तो ये किससे संबंधित है, ज्वार भाटा और धाराएं से। यानी समुद्री सतह का जो जल है या समुद्र का जो जल है वो किन्हीं गतिविधियों या किन्हीं कारकों की वजह से उस जल की जो ऊपरी और निचली सतह है, यानी वो जो जल है वो ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, उसका मूवमेंट हो रहा है। और जो धाराएं है उसका मतलब हो गया उसका क्या हो रहा है, फ्लो या प्रवाह हो रहा है। तो हमें शुरू करना है महासागरीय जल का तापमान, ठीक है। अब ये जो महासागरीय जल है, इस जल के तापमान को जो प्रभावित करने वाले कारक है वो कौन कौन से हैं, है ना। तो सबसे पहले है अक्षांश। अक्षांश क्या होते हैं आपको पता ही है, जो आड़ी रेखा है वो क्या है, अक्षांश है। अब इन अक्षांशों के जितना हम ऊपर की ओर जाएंगे, ये जैसे 0 डिग्री है, 0 डिग्री के उत्तर या 0 डिग्री के दक्षिण में जाएंगे, वैसे वैसे जो सूर्य तप है, वैसे वैसे क्या है, जो सूर्य तप है ना, जो सोलर रेडिएशन है उसकी मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और इनकी सतह पर क्या होगा, गर्मी जो होगी, गर्म एहसास जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होता है, तापमान में कमी होती है, तापमान घटता है। वहीं पे स्थल व जल का असमान वितरण, मतलब जो ये चीज़ हमने पहले पढ़ी है कि स्थल जो होता है वो जल्दी गर्म होता है और जो जल होता है वो देरी से गर्म होता है ना, देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है। जबकि स्थल जो है जल्दी से गर्म होता है, जल्दी से ठंडा होता है। तो जब असमान वितरण होगा तो जो उत्तरी गोलार्ध में क्या है कि महासागर अधिक गर्म होते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे स्थल जो भाग है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। वहीं पे दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा कि महासागरीय पार्ट क्या है, ज़्यादा है। तो उससे क्या होता है, जो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होने वाली प्रवृत्ति कम हो जाती है। वहीं पे अब है तीसरा पवने। पवने क्या इम्पैक्ट डालती है, जो अपतटीय पवन है ना, ये क्या करती है, गर्म जल को तट से दूर ले जाती है। गर्म जल को तट से क्या करती है, दूर ले जाती है। तो जो नीचे का ठंडा जल है वो क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है, यानी अपतटीय पवन। अपतटीय मतलब तट से दूर। ये प्रवाह कैसे कर रही है, तट से दूर। तो तट से दूर यानी गर्म जल तट से क्या ले जाती है, ये दूर ले जाती है। इससे नीचे का जल जो है, ठंडा जल होता है वो ऊपर आ जाता है। वहीं पे अभितटीय पवन है ना, जो तट की ओर आ रही है और एक तटीय ओर, ये गर्म जल को तट पर क्या करती है, जमा करती है। और जब गर्म जल आएगा तो तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर महासागरीय धाराएं, यही वाली जो महासागरीय धाराएं जो हमने अभी टॉपिक में देखा, ये 2 प्रवृत्ति की होती है। एक होती है ठंडी और एक होती है गर्म। जब ठंडी महासागरीय धाराएं चलेंगी तो वहाँ का तापमान कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वहीं जब गर्म महासागरीय धाराएं चलेंगी तो वहाँ का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेम ये लिखा हुआ, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। इनके एग्जाम्पल एक का कभी आप याद कर लीजिए। गर्म जलधारा का नाम एक एग्जाम्पल है गल्फ स्ट्रीम और ठंडी का नाम है लेब्राडोर। इनको हम विस्तार से ना पीछे एक टेबल बनाई हुई बढ़िया शानदार सी, उसमें पढ़ेंगे। फिर आता है कि ये जो हमने तापमान है, ये जो हमारे सतह का जो तापमान है उसका ऊर्ध्वाधर क्या होता है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की ओर जो है वितरण कैसा है, इस तापमान का नीचे से ऊपर की ओर वितरण कैसा है। इस तापमान में जो ताप प्रवणता, एक शब्द आता है ताप प्रवणता। ताप प्रवणता क्षेत्र क्या आता है, ताप प्रवणता क्षेत्र। ये क्या होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं थर्मोक्लाइन। क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन। इस समुद्री सतह में ये जो एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, अभी दिखाएंगे आपको, उसमें
वह सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान क्या होता है, तीव्रता से घटता है, तीव्रता से क्या करता है, घटता है। और ये जो गहराई है ये 100 से 400 मीटर के बीच है, यानी 100 से 400 मीटर सतह, समुद्री सतह से 100 से 400 मीटर के बीच, यानी इस हिस्से के बीच वह क्षेत्र जहाँ तापमान तीव्रता से क्या करता है, घटता है, उसको क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन। दूसरा शब्द है तापीय संरचना। तापीय संरचना क्या हो गया, तापीय संरचना का मतलब हो गया ये जो पूरा समुद्र है, समुद्र के नीचे कितनी परतें हैं, समुद्र के नीचे कितनी परतें हैं। तो जो सबसे पहली परत है वो है 0 से 500 मीटर, 0 से 500 मीटर ऊपरी परत। यहाँ पे तापमान क्या रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अब यहाँ पे 100 से 400 मीटर के बीच थर्मोक्लाइन क्षेत्र क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, थर्मोक्लाइन क्षेत्र क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। लेकिन 500 से 1000 मीटर के बीच, 500 से 1000 मीटर के बीच जहाँ दूसरी परत है जिसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन परत, यहाँ तापमान क्या होता है, तेजी से घटता है। यहाँ पे तापमान परत की शुरुआत हुई और उसके नीचे क्या हुई, सेकंड परत कौन सी होगी, थर्मोक्लाइन। तो एग्जाम में थर्मोक्लाइन परत पूछे तो 500 से 1000 मीटर। फिर 1000 मीटर से नीचे अगर जाएंगे तो वहाँ पे तापमान क्या रहता है, बहुत ठंडा, जल का तापमान कैसा रहता है, बहुत ठंडा, और तापमान लगभग स्थिर। तो आपको ये 3 परतें याद करनी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है थर्मोक्लाइन। अब शब्द है ध्रुवीय क्षेत्रों में, है ना। ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में एक फिनोमेना देखा जाता है कि वहाँ पे केवल एक ही परत पाई जाती है। क्यों, क्योंकि ध्रुवीय जो पोलर रीजन्स होते हैं वो पहले से क्या होते हैं, ठंडे। वहाँ पे सूरज की जो ऊर्जा है वो बहुत कम आती है। जब सूर्य की ऊर्जा बहुत कम आएगी तो जो सतह का तापमान है वो गर्म नहीं हो पाएगा। तो उससे क्या होता है कि जो पूरे समुद्र की सतह है, उसके नीचे का पूरा समुद्र है, उसका तापमान लगभग क्या रहता है, एक समान ही रहता है। क्या रहता है, एक समान ही रहता है। इसलिए क्या होती है, वहाँ पर ठंडी परत, एक ही परत पाई जाती है वहीं पे। अब जो समुद्री सतह है, अब अपन ने क्या देख लिया, ये समुद्री सतह से लेके गहराई तक तापमान देख लिया। अभी जो ऊपर की समुद्री सतह है, ये जो ऊपर की समुद्री सतह है यानी टॉप मोस्ट जो लेयर है ओशियन की, वहाँ पे जो औसत तापमान होता है वो होता है 27 डिग्री सेल्सियस। कितना आता है, 27 डिग्री सेल्सियस। और विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, है ना, विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है, कमी होती है। यानी कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे 27 डिग्री तापमान है तो फिर 1 डिग्री अक्षांश पे ये हो जाएगा 26.5 डिग्री सेल्सियस, क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। और ये क्या हो गया, अक्षांश। ये हो गया उसका मैन। अब जैसे ये उदाहरण लिखें, 20 डिग्री अक्षांश पे तापमान हो जाता है 22 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री अक्षांश पे 14 डिग्री सेल्सियस, और ध्रुवों के निकट टेम्परेचर कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये है अपना मैप, ठीक है। अब यहाँ से 0 मीटर है, 0 से 500 मीटर, है ना। यहाँ पे ताप प्रवणता शुरू हो रही है, यहाँ पे ताप प्रवणता क्या हो रही है, शुरू हो रही है। लेकिन जो एक्चुअल ताप प्रवणता जो परत है वो है 500 से 1000 मीटर के बीच। कौन सी है, 500 से 1000 मीटर के बीच कौन सी है ताप प्रवणता परत। कहीं पे 400 से 1000 भी लिखा होगा, है ना, कहीं पे 500 से 1000 भी लिखा होगा। एग्जैक्ट क्या होगा, 500 से 1000। फिर उसके नीचे तापमान क्या हो गया, एक समान। ये दर क्या होगी, एक समान। यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे तेजी से घट रहा है, फिर दर क्या हो गई, एक समान। अब हमने क्या पढ़ लिया, तापमान हमारा, इसका जो पहला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा शुरू होता है वो है लवणता। दूसरा का शुरू होता है लवणता। जैसे अपन ने तापमान को पढ़ा वैसे अपन को क्या पढ़ना है, लवणता को पढ़ना है उसी स्ट्रक्चर में। इस लवणता की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो क्या है, लवणता होती क्या है। लवणता ये होती है कि जो 1000 ग्राम समुद्री जो जल है, यानी 1000 ग्राम जो वाटर है, कौन सा, समुद्री वाटर, उसमें जो कुल नमक या कुछ जो लवण है, क्या है, कुल लवण या कुल नमक, उनकी मात्रा कितनी है, ठीक है, उनकी मात्रा कितनी है। और इसको मापा जाता है प्रति 1000, या इसको बोलते हैं PPT। सिंबल है इसका, ये क्या है, इसका सिंबल है। इकाई क्या हो गई, प्रति 1000 पे इसको मापा जाता है। और औसत कितना है, औसत समुद्री जल लवणता कितनी है, 33 PPT। तो ये हो गया एक सेकेंड, ये हो गया PPT। इसको, इसकी फुल फॉर्म है पार्ट्स पर 1000, मतलब प्रति 1000 ग्राम पे कितने पार्ट्स की लवणता है, कितनी लवणता है, ठीक है। तो औसतन लवणता कितनी हो गई, 33
से लेके 37 तक। ठीक है, अब जो समुद्री जल है ना, जो समुद्री जल है उसमें जो घुला हुआ नमक है, प्रति किलोग्राम जल में जो घुला हुआ लवण है उसकी मात्रा कितनी है। तो जो क्लोरीन है, क्या है सबसे पहला कौन सा लवण है, क्लोरीन। कौन सा है, क्लोरीन। तो क्लोरीन कितना है, 18.97%। क्लोरीन कितना है, 18.97%, मतलब 18.97 ग्राम किलोग्राम जल में, है ना। सॉरी, ये परसेंटेज नहीं है, ये है, इसको एक सेकेंड। क्लोरीन, तो क्लोरीन कुल कितना है, प्रति 1000 ग्राम जल में कितना है, 18.97। कितना है, 18.97। मात्रा ग्राम किलोग्राम जल में कितनी है, 18.97। वहीं पे सोडियम है 10.47। सोडियम कितना है, 10.47। फिर सल्फेट, सबसे ज़्यादा क्या हो गया, क्लोरीन, फिर सोडियम, सल्फेट, फिर है मैग्नीशियम। ठीक है, सल्फेट कितना है 2.65 और मैग्नीशियम कितना है 1.28। स्टार्टिंग की तरह आपको याद रखना है। क्या होगा, क्लोरीन, सोडियम, सल्फेट और मैग्नीशियम, ये 4 शब्द आपको याद रखने हैं। आरओई या अवरोही क्रम इसका पूछा जा सकता है। वहीं पे उसके अलावा कुछ और वो होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ब्रोमीन, बोरेट और स्टोडियम। ठीक है, ये तो हो गया, ये हो गया समुद्री जो जल होता है उसमें घुले हुए लवण। अब जो महासागर है ना, जो महासागर हैं उनमें कौन कौन से लवण पाए जाते हैं। अब जो टोटल अगर 100% लवण पाए जा रहे हैं, 100% क्या पाए जा रहे हैं, मान लीजिए लवण, तो उसमें जो सोडियम क्लोराइड है, जो कौन सा है, सोडियम क्लोराइड, उसमें कौन कौन से मिले, सोडियम और क्लोराइड दोनों का मिश्रण सोडियम क्लोराइड, ये है 77.80%। सोडियम क्लोराइड। फिर सेकंड पे है मैग्नीशियम क्लोराइड, पहले पे सोडियम क्लोराइड, दूसरे पे मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड कितना है, 10.9%। मैग्नीशियम क्लोराइड कितना है, 10.9%। सोडियम क्लोराइड कितना है, 77.8%। फिर है मैग्नीशियम सल्फेट, MS, मैग्नीशियम सल्फेट, ये है 4.7%। मैग्नीशियम सल्फेट है 4.7%। फिर है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट कितना है, 3.6%। और फिर है पोटेशियम सल्फेट, वो कितना है, 2.5%। तो आप अगर शॉर्ट फॉर्म भी याद रखते हैं, SC, है ना, MC, MS, CS और PS। तो SC सोडियम क्लोराइड, MC मैग्नीशियम क्लोराइड, MS मैग्नीशियम सल्फेट, CS कैल्शियम सल्फेट और PS पोटेशियम सल्फेट, ये 5 आपको याद रखने हैं। इनका आरओई या अवरोही क्रम क्या कर सकते हैं, पूछा जा सकता है। तो कुल कितने हो गए, 100% लेवल हो गए। और औसतन लवण कितने होते हैं, 35। औसतन लवण कितना होता है, 35। अभी तो देखा था ना, 33 से 37, उसका एवरेज कितना है, 35। अब ये जो लवणता है, ये जो सैलिनिटी है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, लवणता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, पहला कारण है वाष्पीकरण और वर्षण। वाष्पीकरण क्या होता है, जल का हवा में उड़ जाना। तो वही वर्षण क्या होता है, उसी जल का समुद्र में या सतह पर वापस आना। अगर कहीं पे अधिक वाष्पीकरण है, कहीं पे अधिक वाष्पीकरण है, तो लवणता क्या होती है, बढ़ती है। और अगर वर्षण ज़्यादा हो रहा है तो लवणता क्या हो जाती है, कम। तो वाष्पीकरण के बढ़ने पर लवणता भी क्या होती है, बढ़ती है। और वर्षण के होने पर, वर्षण के बढ़ने पर लवणता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वही जो नदी जल का प्रवाह है, ताज़ा जल जहाँ भी मिलता है वहाँ लवणता क्या करती है, घट जाती है। उसके अलावा हिमनद, जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर से क्या होता है, अगर ग्लेशियर से क्या होता है, जो शुद्ध पानी है ना, जो साफ पानी है, वो क्या होता है, नीचे की ओर आता है। उससे ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, लवणता क्या हो जाती है, कम। पवनी जब जल का स्थानांतरण करती है, उससे लवणता का भी क्या भी होता है, स्थानांतरण होता है। अब महासागरीय धाराएं, पवनों से जुड़ी हुई क्या है, महासागरीय धाराएं। जब महासागरीय धाराएं प्रवाह करती हैं तो वो एक जगह का जल दूसरे जगह पर ले जाती है, जिससे लवणता वितरण प्रभावित होता है। अब यही जो लवणता है, वो उसका वितरण कैसा है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन भी कहाँ पे, हर एक महासागर में, या मुख्य मुख्य जो झीलें हैं या फिर कोई छोटा सागर है, वहाँ पे लवणता कैसी है। तो जो सबसे उच्च लवणता वाले क्षेत्र हैं, पहला ये क्या हो गया, सबसे उच्च लवणता वाले क्षेत्र,
वो है सबसे ज़्यादा जो उच्च लवणता है वो है वॉन झील, टर्की की वॉन झील में। यहाँ पे लवणता है 330 पार्ट्स पर 1000, 330 ppT या 330 ये वाला सिंबल, ठीक है। वॉन झील में क्या है सबसे ज़्यादा, उसके बाद है मृत झील में, उसके बाद किस में है मृत झील में, वॉन झील, डेड झील है ना, मृत झील, वॉन। तीसरा है ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक, उसमें कितनी है लवणता 220। तो ये स्टार्टिंग की 3 आपको याद रखनी है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वॉन झील। प्रश्न में सीधा पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा लवणता कौन से सागर की है या कौन से झील की है, तो किसकी है वॉन झील, ठीक है। फिर भाई निम्न लवणता वाले क्षेत्र, निम्न लवणता वाले क्षेत्र कौन कौन से, बंगाल की खाड़ी, बाल्टिक सागर, आर्कटिक सागर, इनकी लवणता क्या है बहुत कम है, ठीक है। जैसे बाल्टिक सागर की जो लवणता है वो 17 के आसपास है, किसके आसपास है 17 के आसपास। फिर महासागर वाला प्रशांत महासागर है, वहाँ पे लवणता 31 से 33 के बीच पाई जाती है। अंटार्कटिक में औसतन 36 पाई जाती है। हिंद महासागर में औसतन 35 पाई जाती है, ठीक है, 35 ppT, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है इसी से जुड़ा हुआ वो है लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी ऊर्ध्वाधर क्या होगा ऊपर से नीचे की। और ये जो वितरण है इसमें सतह पर लवणता क्या होती है परिवर्तनशील होती है। क्यों? क्योंकि जो सरफेस होती है वहाँ पे नदी का पानी भी आएगा और यहाँ से वाष्पीकरण भी होगा। जो ऊपर की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है समुद्र की, वहाँ पे क्या होती है लवणता में परिवर्तनशीलता पाई जाती है। और गहराई में लगभग क्या होती है ये स्थिर हो जाती है। गहराई में ज़्यादातर लवणता क्या हो जाती है स्थिर हो जाती है, यानी सतह समुद्र के नीचे ये क्या हो रही है स्थिर हो रही है। और एक शब्द है हेलोक्लाइन, एक शब्द क्या है हेलोक्लाइन। ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जब लवणता क्या करती है तेजी से बढ़ती है। लवणता क्या होती है तेजी से बढ़ती है। हेलोक्लाइन वह क्षेत्र होता है जहाँ लवणता तेजी से बढ़ती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद अपन ने क्या देख लिया तापमान और लवणता, ठीक है। ये टॉपिक हमारा क्या हो गया है कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसके 2 सब टॉपिक हैं। वो टॉपिक है उस टॉपिक को कहते हैं महासागरीय जल का संचरण, महासागरीय जल का संचरण, ठीक है। इस महासागरीय जल के संचरण में 2 टॉपिक आते हैं। कौन कौन से? एक आता है ज्वार भाटा और एक आता है महासागरीय धाराएं। एक आता है महासागरीय धाराएं। अब ये जो दोनों टॉपिक है ये क्या है थोड़े बड़े बड़े टॉपिक है ना, तो इन दोनों को अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी अपन क्या कर लेते हैं, ये जो महासागरीय जल का संचरण है इसका अपन इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इंट्रोडक्शन। तो ये लगभग आज की क्लास हो जाएगी और फिर नेक्स्ट क्लास अपलोड कर देंगे ज्वार भाटा और महासागरीय धाराओं वाली। तो क्या है कि कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अब जो ये महासागरीय जल है इसकी गति है ना, इस महासागरीय जल की गति या उसका क्या हो गया प्रवाह है ना, गति, उस प्रवाह की स्पीड, एक तो हो गया प्रवाह और एक उस प्रवाह की स्पीड। इन दोनों को प्रभावित करने वाले और नियंत्रण करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो महासागरीय जो जल है आपने देखा होगा पानी कभी भी स्थिर नहीं होता। अगर पानी को आप जमीन पे फैलाएंगे तो पानी क्या होता है फैल जाता है। वैसे जो महासागरीय जल होता है वो भी क्या होता है कभी स्थिर नहीं होता। ये क्या होता है गतिशील होता है, सतत क्या होता है गतिशील होता है। और इसके गतिशीलता को प्रभावित करने वाले कुछ क्या होते हैं कारक होते हैं। क्या होते हैं कुछ कारक? सबसे पहला कारक है तापमान। सबसे पहला कारक क्या है तापमान। जब जल के गर्म या ठंडा होने से उसका घनत्व क्या होता है बदलता है, उससे सेवन धाराएं उत्पन्न होती है। मतलब ये जो जल की जल राशि है ये क्या है एक जल राशि। इस जल राशि का जो तापमान है, इस जल राशि का जो तापमान है वो क्या है बदल रहा है। तापमान में क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है। जब टेम्परेचर में परिवर्तन होता है तब घनत्व में भी क्या होता है परिवर्तन होता है। जल के गर्म या ठंडा होने से उसका घनत्व क्या होता रहता है बदलता रहता है। और इसी घनत्व के बदलने से जो महासागरीय धाराओं में, इस जल राशि में जो महासागरीय धाराएं उनकी क्या होती है उत्पत्ति होती है। और इन महासागरीय धाराओं को क्या, इनका प्रकार क्या है संवहन धारा। और संवहन धारा आपने पिछली क्लास में पढ़ी होगी, जिनका प्रभाव ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है ना, पूरा क्या बनता है वहाँ पे सर्कल बनता है, उसको वो बोलते हैं संवहन धारा। तो उस जल में संवहन धाराओं का क्या हो रहा है प्रवाह हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा है लवणता। दूसरा क्या है लवणता। दूसरा है लवणता।
तो लवणता कैसे प्रभावित करती है? एक हो गया तापमान, एक होती है लवणता। अब जो लवणता है, जो ज़्यादा लवण वाला पानी होगा, यानी जिसमें लवण मतलब क्या हो गया, जिसमें लवण की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। जब लवण की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसका वजन क्या हो जाएगा, भारी। वो क्या हो जाएगी, भारी। और ये जब भारी होगी तो जल का घनत्व अधिक होगा और वो क्या होगा, नीचे की ओर बैठेगा। ठीक है। और घनत्व तीसरा आपने क्या देख लिया, तापमान की वजह से घनत्व में परिवर्तन होता है। और तीसरा एक अलग से कारक है, वो है घनत्व, यानी तापमान और लवणता के संयुक्त प्रभाव से क्या निर्धारित होता है, घनत्व। तो मेन तो वही है, तापमान और लवणता। उनसे क्या बना, उससे क्या प्रभावित हुआ, घनत्व। जब लवणता बढ़ जाएगी तो उसका घनत्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर होते हैं बाह्य कारक। बाह्य कारक क्या होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त उष्ण ऊर्जा को गर्म करती है तथा फैलाव पैदा करती है। यानी कि ये जो जल है, ये जो वायु राशि है, मान लीजिए यहाँ पे अगर सूर्य की उष्मा पड़ती है तो इसका जो विस्तार, इस जल राशि का क्या होता है, विस्तार होता है। सूर्य से प्राप्त उष्मा जल को गर्म करती है और क्या करती है, फैलाव करती है। दूसरा है चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। इससे क्या होता है, ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। चंद्रमा और सूर्य क्या करते हैं, ज्वार भाटा उत्पन्न करते हैं। फिर इस ज्वार भाटे को अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। फिर है वायु। वायु क्या करती है, पौने सतही जल को क्या करती है, घर्षण के माध्यम से खींचती है, जिससे धाराएं व लहराएं बनती है। मतलब जो वायु है ना, वायु का उस जल की सतह पर प्रवाह हो रहा है, जिससे वो जल की सतह आगे की ओर या पीछे की ओर क्या होता है, उसका मूवमेंट होता है। ठीक है। इससे क्या बनती है, धाराएं और लहरें बनती है। फिर इन धाराओं या लहरों को एक शब्द देते हैं, वह तरंग। उनको एक शब्द में अगर डिस्क्राइब करना हो तो अपन क्या कहेंगे, तरंग। अब ये तरंग क्या है ना, ये तरंग क्या है, ये जो तरंग है ये क्या है कि किसी भी वायु राशि में, किसी भी वायु राशि में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, किसी भी जल राशि में ना, वायु गलत निकल गया मेरे मुँह से, किसी भी जल राशि में, किसी भी जल राशि में जब ऊर्जा है, किसी भी जल राशि में क्या है, ऊर्जा है, उस ऊर्जा के द्वारा अगर उसका मूवमेंट हो रहा है, उसके ऊर्जा के द्वारा उसका क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। यानी तरंग वास्तव में क्या है, ऊर्जा का संचरण है। ये जल का स्थानांतरण नहीं है, ये केवल क्या है, ऊर्जा का स्थानांतरण है। जल के अंदर ऊर्जा है, वो ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा जब जल को स्थानांतरित करती है, वह ऊर्जा के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, उस एनर्जी के माध्यम से होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, तरंग। उसको क्या बोलते हैं, तरंग। अब जब तरंग चलती है, वायु जो तरंग चलती है, ये जल सतह के ऊपर बहती है ना, जल के ऊपर क्या बह रही है, वायु। इससे क्या होगा, उसका स्थानांतरण होगा। जब घर्षण बल लगेगा, घर्षण बल के कारण क्या होगा, जल की सतह में ऊर्जा स्थानांतरण होगी, है ना। जल के कण का, है ना, जल के अंदर जो कण है वो एक वृत्ताकार पथ में क्या करेंगे, गति करेंगे। ये गति जब आगे की ओर होगी, गति क्या होगी, आगे की ओर होगी, और कण अपने स्थान पर ही वृत्ताकार गति करेंगे, है ना। ये गति क्या होगी, उस जल को आगे बढ़ाएगी। गति क्या करेगी, उस जल को आगे बढ़ाएगी। एग्जाम्पल, ये वायु जल राशि है, जल राशि के ऊपर वायु का प्रभाव हुआ, जल राशि के ऊपर क्या हुआ, वायु का प्रभाव हुआ। उस वायु ने उस जल राशि को पहले नीचे की ओर किया, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर। तो इससे ये बनी है एक तरंग। उससे क्या बनी है, एक तरंग। ये क्या प्रभाव हो रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। इसका जो टॉप वाला हिस्सा होगा, अगर इसका जो शीर्ष हिस्सा होगा वो कहलाएगा इसका शीर्ष पतन। जो नीचे वाला हिस्सा होगा, है ना, जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसको बोलेंगे द्रोणिका उभार। ठीक है, शीर्ष और द्रोणिका उभार। ठीक है। इसमें शीर्ष होगा, शिखर होगा, लहर का उच्चतम बिंदु क्या होगा, शिखर, और गर्त क्या कहलाएगा, लहर का निचतम बिंदु, है ना। ये जो ऊपरी जो मुड़ाव दिख रहा है ये शीर्ष पतन, जो निचला प्रभाव दिख रहा है ये द्रोणिका उभार, और इसका जो शीर्ष बिंदु होगा दोनों का, है ना, शिखर और गर्त। अब तरंग ऊंचाई, दूसरा क्या है, तरंग ऊंचाई। गर्त के आधार से शिखर तक की शीर्ष की ऊर्ध्वाधर दूरी, यानी तरंग है यहाँ से ऊपर की ओर कितनी ऊंची तक ये ऊपर जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, तरंग ऊंचाई। एक होता है तरंग दैर्ध्य, क्या होता है, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। ये आपने सुना है, ये आप प्रैक्टिकल में बहुत पढ़ेंगे। जब आप प्रैक्टिकल पढ़ेंगे ना तब आप तरंग दैर्ध्य शब्द को पढ़ेंगे। यानी दो क्रमांतक शिखरों या दो क्रमागत गर्तों के बीच क्या है, क्षैतिज दूरी, उसको क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य। ये है, और फिर ठीक है, ये दो क्या, एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की क्या है, दूरी है, या जो गर्त है और दूसरा जो गर्त है, इन दोनों गर्तों के बीच की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। एक होता है तरंग काल,
एक निश्चित बिंदु से लगातार 2 शिखरों के गुजरने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? तरंग धार। यानी इस बिंदु पे यहाँ से जलधारा गुजरी पहली, फिर इसी बिंदु से जब दूसरी जलधारा गुजरी, उन दोनों के बीच में जो समय है उसको क्या बोलते हैं? तरंग काल। फिर होती है तरंग गति। फिर क्या शब्द आता है? तरंग गति। तरंग गति क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य को तरंग काल से भाग देने पर क्या प्राप्त होती है? तरंग गति। यानी कि इस बिंदु पर तरंग दैर्ध्य और ये तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य को तरंग काल, यानी इसी बिंदु पर 2 बार जब तरंग आ रही है उससे भाग देंगे तो क्या निकलेगा? तरंग गति। और ये जो होती है इसे नॉट में मापा जाता है। इसको किस में मापा जाता है? नॉट में। तो ये पूछ सकते हैं कि तरंग गति को किससे मापा जाता है, बाकी ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर आयाम और आवृत्ति हमने पढ़ ली है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एक शब्द और आता है फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है? 1 सेकंड में किसी बिंदु से गुजरने वाली लहरों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। अब तरंगे जैसे जैसे तटों से टकराती है, तरंग जैसे ही तट से टकराती है तो क्या होता है? पानी की गति आगे की ओर होती है ना। ये वही चीज़ें हैं जो अपन ने पढ़ी। ठीक है, इसके साथ ही क्या खत्म हो गया हमारा? तरंग जो है उसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब इस तरंगों से, इन तरंगों से यानी इस मूवमेंट से, इस समुद्री मूवमेंट से 2 टॉपिक निकलते हैं। वो एक है ज्वार-भाटा और दूसरा है महासागरीय धाराएं। ठीक है, ये दोनों बड़े टॉपिक हैं, इनको हम अगली क्लास में, एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।